प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूँ डॉक्टर टी अरुण कुमारी, हिंदी सहायक आचार्य। बेटा, मैं फिर से आपको इस कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज का हमारा पाठ है भारत में संस्कृति संगम। आज का हमारा पाठ है भारत में संस्कृति संगम। देखिए, इस पाठ का लेखक कौन है, उनका परिचय कुछ इस प्रकार है। देखिए, इस पाठ का लेखक हैं श्री रामधारी सिंह दिनकर जी। रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर का अर्थ है बेटा सूरज, सूर्य। जिस प्रकार सूर्य सारे संसार को अपने उजाला से प्रभावित करता है, उसी प्रकार दिनकर जी अपनी कविताओं से सारी दुनिया को प्रभावित करते हैं। और आपका जीवन काल है 1908 से 1974 तक। 1908 से 1974 तक का काल है आपका जीवन काल। तो दिनकर जी की विशेषताएं क्या क्या है, देखिए। आप पटना विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार थे, उपकुलपति थे, राज्यसभा के सदस्य भी बने हैं। पटना बिहार में होता है ना, तो पटना के विश्वविद्यालय के आप रजिस्ट्रार के रूप में काम कर चुके हैं, उपकुलपति वाइस चांसलर भी बने हैं और राज्यसभा के सदस्य भी आप रह चुके हैं। और उपाधि क्या है आपकी? आपको भारत सरकार ने पद्म भूषण उपाधि से सम्मानित किया है। पद्म भूषण उपाधि आपको प्राप्त हुई है। और आपकी प्रमुख रचनाएं देखिए, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, हुंकार आदि आपकी प्रमुख रचनाएं हैं। कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, हुंकार आदि आपकी प्रमुख रचनाएं हैं। और आपको पुरस्कार कुछ प्राप्त हुए हैं, उसमें उर्वशी काव्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको प्राप्त हुआ है। दिनकर जी को उर्वशी काव्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो पाठ का सारांश क्या है, देखिए। भारत में संस्कृति संगम जो पाठ है, उसका सारांश इस प्रकार है कि संस्कृति का विकास नैसर्गिक प्रक्रिया है। संस्कृति का विकास नैसर्गिक प्रक्रिया है। जब हम किसी भी देश के बारे में बात करेंगे तो उस देश को किसके माध्यम से हम पहचानेंगे? उस देश की संस्कृति के माध्यम से हम पहचानेंगे कि यह देश इस प्रकार का जीवन जीता है और यह देश फलाना प्रकार के जीवन में व्यतीत रहते हैं वहां की जनता। तो ये नैसर्गिक संस्कृति का विकास किस तरह होता है कि नैसर्गिक है, माने वहां की भौगोलिक स्थितियों के अनुसार उनके खान पान और जीवन व्यवहार बनते हैं। जहां पर कुछ खाने की चीजें ज्यादा मिलती है तो ज्यादा लोग उसी को खाने के लिए आदत डालते हैं, है ना, वहां का वह प्रमुख आहार बन जाता है। उसी प्रकार कपड़े पहनने की स्थिति, कुछ लोग तो सर्दी ऐसे प्रदेशों में जीवन बिताते हैं तो वे उन लोगों के पहनावा कुछ अलग होता है, और गर्म प्रदेशों में रहने वाले व्यक्तियों के लिए उनका पहनावा कुछ अलग होता है ना। इसलिए कह सकते हैं कि संस्कृति जो है वह एक नैसर्गिक प्रक्रिया है। तो भारत के प्रथम मूल जाति द्रविड़ थे। दिनकर जी के अनुसार भारत के प्रथम मूल जाति द्रविड़ थे। द्रविड़ जाति के जन, जिसको आज हम सदर्न इंडिया बोलते हैं ना, साउथ इंडिया, सदर्न इंडिया जिसको कहते हैं ना, दक्षिण भारत में रहने वाले ज्यादा लोग, दिनकर जी का मानना है, ये है भारत के प्रथम व्यक्ति, ये मूल व्यक्ति ये ही हैं। आर्यों के आने से पहले ही वे बहुत सुसभ्य नागरिक थे। कुछ लोग यही दावा करते हैं कि आर्य ही सुसभ्य हैं और द्रविड़ों के पास कोई संस्कृति नहीं होती थी, वे असभ्य रहते थे, तो उनको सभ्यता सिखाने वाले आर्य जन हैं। लेकिन
दिनकर जी का मानना है कि द्रविड़ ही मूल है भारत में, तो वे आर्यों के आने से पहले ही बहुत सुसभ्य नागरिक थे. నాగరిక్ అంటే పౌరులు నాన్న, చాలా సభ్యత కలిగిన పౌరులుగా ఉండేవారు, ద్రవిడ జాతికి చెందినవారు. ఆర్యులు రావటానికి ముందే ద్రవిడ జాతికి చెందిన ప్రజలు చాలా నాగరికంగా ఉండేవారు, వీరేమి అనాగరికులు కారు అని దినకర్ గారు చెప్తారు. भारत में वेद, उपनिषद एवं पुराण संस्कृति का विकास हुआ है. एक एक संस्कृति की एक एक दशा होती है, उस दशा के अनुसार दिनकर जी कहते हैं कि भारत में पहले वेद संस्कृति का विकास हुआ है, उसके बाद उपनिषद संस्कृति आई है, और पुराण संस्कृति जिसको हम अष्टादश गिनाते हैं ना, 18 పురాణాలు అని చెప్తాం నాన్న. మొదట వేదాలు, ఉపనిషత్తులు, పురాణాలు మన దేశ సంస్కృతికి మూలాలుగా ఉండేవి. यहाँ शिवजी, विष्णु, शक्ति, इंद्र आदि की उपासना के अनुसार विभिन्न पूजा पद्धतियों का संगम पाया जाता है. यहाँ शिवजी కరెక్ట్ గా చూడండి నాన్న, శివజీ, శివాజీ కాదు, శివజీ. శివజీ అంటే శివుడు. విష్ణు, శక్తి, శక్తి అంటే మనం అమ్మవారు అని చెప్తాం, మాతారాణి అని చెప్తాం. శక్తి, इंद्र की उपासना, वेदों में जिसकी उपासना की पद्धति कही गई है वो है इंद्र की उपासना. इंद्रुడు చాలా గొప్ప దేవతల రాజు అని చెప్తారు, उसको कहते हैं कि देवों का राजा है, तो वही हमारा पालन पोषण कर सकता है, ऐसा मानते थे इंद्र की उपासना के अनुसार. इस प्रकार के विभिन्न उपासना पद्धतियां एवं पूजा पद्धतियां भारत में हम देखते हैं. नारी के विषय में प्रतिबंध एवं मुक्ति भी संस्कृति के ही विरासत हैं. तो नारी के विषय में किस प्रकार के विचार हमारे देश में हम देखते हैं. స్త్రీకి సంబంధించిన ఎటువంటి ఆలోచనలు ఉండేవి. इससे पहले हम कह चुके हैं कि शिवजी, विष्णु, शक्ति, इंद्र आदि की उपासना, దేశంలో అన్ని రకాల పూజా పద్ధతుల్ని మనం చూస్తాం. కొందరికి శివుడు గొప్ప వ్యక్తిగా కనిపిస్తాడు, కొందరు విష్ణువుని పూజిస్తారు, కొందరు శక్తి అమ్మవారిని ఆరాధిస్తారు, కొందరు ఇంద్రుడిని ఆరాధిస్తారు. ఈ విధంగా రకరకాల ఆరాధనా పద్ధతులు మన ఏ సబ్ भी संस्कृति के अंदर गिनाए जाने वाले चीज हैं. ఇవన్నీ సంస్కృతిలో భాగాలేనన్నా. మనం బట్టలు వేసుకోవడం, ఆచాर, व्यवहार, पूजा पद्धतियां हैं, नारी के प्रति विचार, साहित्य, कला, इन सबको हम संस्कृति के अंदर ही गिनते हैं. तो अब देखिए नारी के विषय में भारतीय संस्कृति में क्या क्या दिखाया जाता है कि प्रतिबंध भी देखते हैं हम और मुक्ति भी हमारी संस्कृति में दिया गया है. అంటే స్త్రీని కొన్ని సందర్భాలలో ఎటువంటి ప్రతిబంధ, ఆమె పైన ఎటువంటి ఆటంకము లేకుండా స్త్రీని చక్కగా ఉండనిచ్చారు, స్వేచ్ఛగా ఉండేవారు స్త్రీలు. और प्रतिबंध भी लगाए गए हैं. कुछ दिनों के बाद स्त्रियों पर प्रतिबंध लगाया गया है. మొదట స్త్రీ చాలా ఫ్రీగా అంటాం చూడండి, స్వేచ్ఛగా ఉండేవారు స్త్రీలు, అన్ని చదువుకునేవారు, అన్ని విధాల అభివృద్ధి చెందిన నాగరికత మన దగ్గర ఉండేది. लेकिन जब दूसरों के आने से अपनी स्त्रियों का हनन देखकर स्त्री पर प्रतिबंध लगाए गए हैं. మనం ఏ మాటనైనా గుడ్డిగా ఒకే మాటను పట్టుకొని ఒకేలా ఉండకూడదు నాన్న. స్త్రీని బంధించారు ఎందుకు? किस लिए? कोई भी व्यक्ति क्या अपनी स्त्री को बंधनों में रखना चाहता है क्या? किस लिए स्त्री पर प्रतिबंध लगाए गए हैं? देख लीजिए कि दूसरों के आने के कारण, తన అనుకున్న మనిషిని ఎవరు బంధించాలనుకోరు నాన్న, కానీ ఎందుకు అటువంటి సంప్రదాయం ఎందుకు వచ్చింది? దూసరోं से बचाने के लिए. ఒకరొచ్చి ఒక స్త్రీని నేను తీసుకుపోతా, ఒక వ్యక్తి తన స్త్రీ అనుకునే ఆమెని ఇంకొకరు వచ్చి పట్టుకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటే ఎంతకని అలా? इसलिए बंधन, प्रतिबंध इसलिए लगाए गए हैं. यह भी हमारे विरासत में हम देखते हैं. ఇది కూడా భారతీయ వారసత్వము, విరాసత్ వారసత్వము, ఇది కూడా మనం భారతదేశంలో చూసాము. ముక్తి भी पाई गई है और प्रतिबंध भी लगाए गए हैं. यूनानी, मंगोल, शक,
कुषाण, आभीर, हूण आदि अनेक जातियां भारत आकर बस गई हैं। देखा आप लोगों ने कितने प्रकार के जातियों के लोग भारत आए हैं और यहीं पर बस गए हैं। ఎందుకంటే భారతదేశంలో ఉండే ఆకర్షణ శక్తి అటువంటిది నాన్న. భారత్ जो है वह विश्व गुरु है. భారతదేశము ప్రజలందరినీ, ప్రపంచంలో ఉండే వారిని అందరినీ ఆకర్షిస్తుంది. అంత గొప్ప ప్రదేశంతో हमें गर्व करना चाहिए कि हम भारत के नागरिक हैं. हमें भारत में जन्म लेने का मौका मिला है, इसके लिए हमें सदा ऋणी रहनी चाहिए और गर्व भी करना चाहिए, है ना. देखिए कितने कितने लोग कितने हजारों सालों से पहले यहाँ आ गए भारत. जैसे देखिए यूनानी लोग आए हैं, मंगोल आए हैं, शक ऐसे भी एक जाति के लोग आए हैं, कुषाण लोग आ गए, आभीर लोग भी यहाँ आए, हूण जाति के लोग, अनेक जातियों के लोग भारत आए और यहाँ से वे वापस जाने का नाम नहीं लिए. भारत उन्हें इतना मोह लिया कि यहीं पर वे बस गए, क्योंकि यहाँ की वेद पुराण संस्कृति इतनी उन्नत है, इतनी उच्च है कि वे अपने जगह को भूल गए और यहीं के व्यक्ति रह गए, यहीं पर बसने लगे वे सब अन्य जाति के लोग. तो जब ऐसे लोग भारत आकर बस जाते हैं तो क्या होता है. देखिए इन सब का कुछ न कुछ योगदान यहाँ की संस्कृति को मिला, जिसको अब अलग नहीं कर सकते. बेटा जब एक व्यक्ति आया है, अगर वो एक दिन रह गया फिर चला गया तो भी हम पर इतना थोड़ा बहुत प्रभाव रहता है. तो इतने जाति के लोग हजारों सालों से पहले आकर यहाँ बस गए तो इसका नतीजा क्या होगा. దీని ఫలితం ఏమవుతుంది నాన్న कि इन सब का कुछ न कुछ योगदान यहाँ की संस्कृति को मिले. इन सब का कुछ न कुछ योगदान అంటే వీరు వచ్చిన వారు ఎంతో కొంత వారి వంతుగా వారి సంస్కృతిని తెచ్చి మన సంస్కృతిలో కలిపారు. जिसको अब अलग नहीं कर सकते. ఇప్పుడు మనం దానిని వేరు చేసి చూడలేము. माने यह शक लोगों से लेके आ गया है, यह आभीर लोगों के आचार है, ऐसा हम आज इसको अलग नहीं कर सकते, क्योंकि हजारों लाखों साल पहले से ही यह हमारी संस्कृति में घुल मिल गई है. इसलिए पाठ का नाम यही रखा है ना कि भारत में संस्कृति संगम. संगम का मतलब क्या है. जब हम देखते हैं ना नदी सागर संगम, 3-4 नदियों का संगम है ना. तो वाराणसी, दोनों नदियों का संगम वाराणसी जिसको कहते हैं, है ना. 2 नदियां आकर यहाँ पर मिलती है, ऐसा कहा जाता है ना. 2 नदियों का संगम, सागर और नदी का संगम, माने दोनों मिल जाते हैं, इतने घुल मिल जाते हैं जिसको अलग नहीं कर सकते. ऐसे ही भारत में बहुत सारे जातियों के लोग आ गए और यहाँ बस गए और अपनी तरफ से कुछ न कुछ संस्कृति यहाँ पर छोड़े, जिसको अब हम आज अलग नहीं कर सकते. निम्न वर्ग के लाखों लोग मुस्लिम एवं क्रिस्तानी धर्म को प्रभावित किए हुए हैं. यह भी एक प्रकार का परिणाम हुआ है भारत में कि जाति के नाम पर कुछ अलगाव दिखाए गए हैं. तो निम्न वर्ग के लोगों ने क्या किया, उनको इस प्रकार सिखाया गया कि जहां पर आपको कोई मान सम्मान नहीं है, अगर आप अपने धर्म बदलेंगे तो आपको मान सम्मान प्राप्त हो सकता है. तो यहाँ के लोग भी, निम्न वर्ग के बहुत सारे लोग उस प्रकार के अपने धर्म बदल दिए हैं. ऐसे में हम मुस्लिम धर्म के लोगों में ऐसे लोगों को हम देखते हैं और क्रिस्तानी धर्म जिसको हम क्रिश्चियनिटी कहते हैं ना, तो उस धर्म में भी ऐसे निम्न वर्ग के बहुत सारे लोग उस धर्म को अपनाए और उसको प्रभावित किए हुए हैं. संस्कृति का स्वभाव है कि वह आदान प्रदान से बढ़ती है. तो जब भी हम देखते हैं कि संस्कृति जो है वह कोई स्थिर चीज नहीं है. जिस प्रकार काल अपना रूप बदलता जाता है, एक एक क्षण ऐसे ही निकलते रहते हैं, उसी प्रकार
संस्कृति भी ప్రవాహమయ్యి है, वह कहीं रुकेगा नहीं. సంస్కృతి అనేది నాన్న ఎప్పుడు ఒక దగ్గర స్థిరంగా ఉండిపోదు, ఒకే రకంగా ఉండదు. ఒక మనిషే ఒక రకంగా ఉండడు. ఒక పెద్ద దేశం యొక్క సంస్కృతి ఒకే రకంగా ఎలా ఉంటుంది? మనం పుట్టినప్పుడు ఎంత ఉన్నాం, పెరిగినాక ఎంత అయినాం మనమే, కానీ అప్పుడు ఉన్నది మనమే, ఇప్పుడు ఉన్నది మనమే, కానీ పరిణామంలో మార్పు వచ్చింది కదా. అదే మాదిరి సంస్కృతి भी बदलती रहती है, संस्कृति కూడా మారుతూ ఉంటుంది, ఒకే విధంగా ఉండదు. इसलिए लेखक का कहना क्या है कि वह आदान प्रदान से बढ़ती है. अपने पास जो कुछ है वो दूसरी संस्कृतियों को देना और दूसरों के पास जो कुछ अच्छाइयां हैं उसको ग्रहण करना, इन दोनों प्रक्रियाओं से संस्कृति जो है विकास होती रहती है. आज हम जिन अंकों को अंतरराष्ट्रीय कहते हैं वे असल में भारत में ही जन्मे थे. మనం ఈ రోజు అంకెలు ఏవైతే अंक అంటే अंकेలు ना 1 2 3 4 1 2 3 4 जैसे जिस अंकों को हम गिनाते हैं, लेखक का कहना है कि वे असल में भारत में ही जन्मे थे. आप तो ये अच्छी तरह जानते हैं कि शून्य का विकास जो है वह भारत में ही हुआ है. జీరో అనే దానిని మన భారతీయులే కనుక్కున్నారు నాన్న. సున్నా అనేది లేకపోతే అంకెలు లెక్కించడం చాలా కష్టం, మీకు తెలుసు. సున్నా లేకుండా మనం 9 వరకు లెక్కించగలం, అక్కడ నుండి చాలా కష్టం అవుతుంది. కాబట్టి ఎంత పెద్ద అంకెను లెక్కించాలన్నా సున్నా అనేది ఉండాలి. సో यह सब जो है भारतीयों का ही योगदान है. तो निष्कर्ष के रूप में हम क्या कहें? भारतीय संस्कृति जो है वह बहुत ही व्यापक है, बहुत ही व्यापक है. చాలా అంటే చాలా పెద్దది నాన్న, విస్తృతమైనది భారతీయ संस्कृति. मैं फिर से एक बार कह रही हूँ बेटा कि भारत में जन्म लेना हमारे लिए गर्व कारण है. हम इसके लिए सदा भगवान के ऋणी ही रहेंगे. दिनकर जैसे महान व्यक्ति द्वारा लिखित इस पाठ को पढ़ना हम अपने लिए भाग्यवान समझ रहे हैं. तो निष्कर्ष के रूप में हम क्या कहें कि भारतीय संस्कृति जगत गुरु है और जगत शिष्या भी है. देखिए, गुरु कौन बन सकता है? जब तक वह शिष्य रहता है तब तक वह गुरु बना ही रहेगा. మీకు అర్థమైందనా? శిష్యుడిగా ఉన్నంత వరకు గురువుగా మనం బ్రతకవచ్చు. అంటే శిష్యుడిగా ఉండడం అంటే నేర్చుకోవాలి, రోజు రోజు నేర్చుకుంటేనే రోజు రోజు కొత్తగా చెప్పగలుగుతాం. अगर हम रुक जाते हैं तो वहीं से खत्म हो गया. అందుకే इसलिए क्या कहते हैं, शिक्षा जो है आजीवन प्रक्रिया है. చదువు అంటే ఏదో ఉదయం వెళ్ళి సాయంత్రం వస్తే స్కూల్ అయిపోయింది, वह तो स्कूल की पढ़ाई है. लेकिन जीवन में शिक्षा, జీవితంలో చదువు ఎవరు నేర్పిస్తారు? జీవితాంతం నేర్చుకుంటూనే ఉంటాము. इसलिए भारतीय संस्कृति को लेखक क्या कहते हैं? भारतीय संस्कृति जगत गुरु है, माने सबको सिखाने लायक उसके पास है, साथ साथ वह जगत शिष्या भी है. मतलब आज भी अगर कोई भी संस्कृति वाले व्यक्ति भारत आते हैं और कुछ योगदान देते हैं तो भारत जरूर स्वीकार करते हैं उस उच्च संस्कृति को, और अपने पास जो कुछ है वह देने के लिए सदा तैयार रहती है. तो इस निबंध में भारतीय संस्कृति का ऐतिहासिक परिचय दिया गया है कि प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति में किस किस प्रकार के परिणाम हुए हैं और उसका विकास किस प्रकार संभव हुआ है. इन सब विषयों की चर्चा इस निबंध में बताया गया है. आशा करती हूँ बेटा कि आपको यह पाठ और विषय दोनों अच्छे लगे होंगे, है ना. तो आप ऐसा कीजिए, जब प्रश्न पूछा जाता है तो आपको भारत में संस्कृति संगम पाठ सारांश लिखिए, इस प्रकार प्रश्न दिया जाता है. तो आप जो भी पाठ आपको अब बताया गया है उसको अपने शब्दों में लिखिए और नियोजन के रूप में मुझे भेज दीजिए बेटा. मैं तो सोचती हूँ कि पाठ बहुत अच्छा दिया गया है हमारे लिए. धन्यवाद.